हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम आज रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर, और यहाँ पर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी यूनिट चल रही है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो जैसे कि अब हम यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, तो यूनिट वाइज नहीं कर रहे, कोई भी रैंडम चैप्टर हम यहाँ पे ले रहे हैं और उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में आपका रिप्रोडक्शन वाली यूनिट से आपने रिवीजन किया था, उससे पहले जेनेटिक वाली यूनिट को आपने रिवाइज यहाँ पे किया था। ठीक है, अब हम बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है हमारी, जिसमें हमारे पास दो चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, एंड इसी यूनिट का सेकेंड चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या बात करते हैं, प्रिंसिपल और प्रोसेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी की, वो हम डिस्कस करते हैं। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी एप्लीकेशंस यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशंस है, कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की। ये सारे टॉपिक हम वहाँ पे कवर करते हैं। तो चलो, जैसे कि हमारा ये रिवीजन है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आपको काफी सारी चीजें अभी तक याद होनी चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर को यहाँ पे पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने चैप्टर के नाम से। और मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो सिंपल सा आंसर है, आप इसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में या दो खंड में या दो शब्दों में आप कह सकते हैं, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। यही तो हमने कहा था, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। बायो जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को करता है, ठीक है, या लाइफ को करता है। बायो जो वर्ड है वो लाइफ को यहाँ पे इंडिकेट करेगा। टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्निक्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक्चुअली में होता क्या है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम नई नई टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, यहाँ पे अलग मिलता है और बेनिफिशियल हमें मिलेगा। और जब हम जहाँ पर हम दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लाइफ को भी यूज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं, तो हम कंबाइनली उसको बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। ये कंप्लीटली टेक्नोलॉजी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें लाइफ भी है सिर्फ, और इसको बायो भी नहीं कहेंगे, बायोलॉजी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड है। तो दोनों को मिला करके बायोटेक्नोलॉजी शब्द यहाँ पर आता है। पढ़ना क्या है, प्रिंसिपल पढ़ने हैं कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है। प्रोसेस को देखने की, ये जो प्रक्रिया चलती है बायोटेक्नोलॉजी की, इसमें होता क्या है एक्चुअली में। अब अगर मैं यहाँ पे चलो नाम से आगे बढ़ूँ, चैप्टर का जो नाम है उससे आगे हम बढ़े, तो आपकी इमेज पर एक आपकी स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि इससे एक पार्ट को रिमूव किया जा रहा है। ये वाली इमेज देखनी है, ये वाला स्ट्रक्चर किसका है। अब देखो, ये सभी को पता है कि ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि डीएनए से कोई सेगमेंट या कोई पार्ट यहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। क्या कहते हैं इसको, क्या किया जा रहा है, क्या हम कह सकते हैं कि ये कोई क्या होगा, ये कोई जीन होगा। इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये इमेज आपको सब चीज बता देगी। बायोटेक्नोलॉजी में हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से, किसी एक जीव से उसका जो जीन है वो क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, या उसको प्राप्त करते हैं, या उसको निकालते हैं। जीन को निकाला है किसी भी एक सेल से। अब हम जानते हैं कि हमारी सारी सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम होगा, ठीक है। चाहे आप अमाउंट बोलेंगे या चाहे आप क्वालिटी बोलेंगे, तो हमारा सेम ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारी यहाँ पे स्किन सेल में कोई अलग डीएनए है, फिर हमारे यहाँ पे नोज में अलग डीएनए है, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी बॉडी में हमारा सेम डीएनए होता है, हर सेल में डीएनए होता है, और वो डीएनए सेम होगा। तो कोई भी एक सेल निकाल ली, उस सेल से डीएनए को प्राप्त किया, उस डीएनए से हमने क्या किया, जीन को प्राप्त किया है। अब उस जीन को हमें किसी दूसरे जीव में इंसर्ट करवा देना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका आंसर भी हमें पता है, क्योंकि हमें देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से मेनली हम कहते हैं, या तो हम डिजायरेबल कैरेक्टर को उस जीन में लाना चाहते हैं, जो जीन यहाँ पे जो कैरेक्टर उसमें नहीं है, या उसका जो कोई फॉल्टी जीन है, कोई ऐसा जीन जो डिस्ट्रॉयड है, जो फॉल्टी है, उस जीन को रिप्लेस करने के लिए या तो हम जीन को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल जब हमने लिया था ह्यूमन में, तो हमने इंसुलिन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है।
अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में हमने कहा या तो फॉल्टी जीन को दूर करना है या फिर जो नए कैरेक्टर है उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, जो कैरेक्टर उसमें नहीं है वो कैरेक्टर उस प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ह्यूमन के बेसिस में अगर हम देखें तो हमने कहा फॉल्टी जीन को यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है, या इम्प्रूव करने हैं कैरेक्टर्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं। और हमने डिटेल में ये प्रोसेस पढ़ी है। ठीक है, हमने यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यहाँ पे क्या की है, डिटेल में पढ़ी है, और इसी को हमें आगे भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है इंट्रोडक्शन की, आपको समझ में आ गया है कि हम चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। तो क्या है इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है? The techniques of using living organism or enzyme from an organism to produce a product and process useful to humans. Many processes like in vitro fertilization leading to a test tube baby, synthesizing a gene using it, or developing a DNA vaccines, or correcting a defective gene are also part of biotechnology. The European Federation Biotechnology (EFB) has given a definition of biotechnology that are comprised of both traditional and modern molecular biotechnology. The definition is as follows: the into the integration of a natural science and organism cells, parts thereof, and molecular analogous part, products and services. तो यहाँ पर एक बार रीड कीजिए। देखो यहाँ पे बोला गया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात यहाँ पे की गई है, ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। जैसे कि सिंथेसाइजिंग जीन है, यहाँ पे आपने कहा वैक्सीन को यहाँ पे डेवलप करना है या डिफेक्टिव जीन को यहाँ पे दूर करना है, ये इसके पॉइंट्स बताए गए हैं। रीड करो, और अपने जो नोट्स है वहां पर आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है उसको भी एक बार रीड करना है। चलिए, इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आपने कहा कि द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और एंजाइम, कोई भी वो टेक्निक जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उससे प्राप्त होने वाले एंजाइम्स को यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन। आपने कहा एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या उससे मिलने वाले एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं जिससे कि ह्यूमन के लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ पे बन सके। ठीक है, मैनी प्रोसेसेस लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जैसे कोई जीन को सिंथेसाइज करना है, जैसे कि वैक्सीन डेवलप करनी है, जैसे कि डिफेक्टिव जीन को यहाँ पे रिमूव करना है, ये सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं किस में, बायोटेक्नोलॉजी में। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एक यहाँ पर आपने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो आपके पास होती है, EFB, उसने डेफिनेशन दी है यहाँ पे किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। आपने कहा द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट therefore and a molecular analogous for a products and services। जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल साइंस में हम किसी ऑर्गेनिज्म या उसके सेल या उसके किसी पार्ट का यूज कर रहे हैं, एंड मॉलिकुलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब आ जाओ यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है। आपने कहा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू मेन प्रिंसिपल, दो मेन प्रिंसिपल हमारे पास आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं हम, genetic engineering is defined as the direct manipulation of genome, DNA and RNA of an organism. It involves the transfer of new gene to improve the function or trait into host organism and thus changes the phenotype of the host organism. जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली किस पे बेस्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। Genetic engineering is defined as the direct manipulation of genome, DNA or RNA of an organism. इसमें क्या होता है, it involves the transfer of new gene to improve the function or trait into host organism and thus changes the phenotype of the host organism. इसमें है कि कोई एक जीव है, उसमें एक जेनेटिक मटेरियल है उसका,
और कोई दूसरा जीव है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको हमें इम्प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इससे इससे हम इसका जो जीन है वो ले लेते हैं और इस जीन को हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं ऐसे। ये अब यहाँ पर क्या हो गया है, ट्रांसफर ऑफ जीन हम देख रहे हैं बेसिकली, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक की बात हो गई है। अब ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के क्या यूज है। देखो, जब तक वैसे तो आपके पास एक सेपरेट चैप्टर आता है जिसमें हम एप्लीकेशन की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, पर इस चैप्टर में जब तक हमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स ना पता चले तो हमें इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो नहीं पता चल पाएगी, हम इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि कुछ देर पहले हमने देखा कि न्यू जो जीन है उसको बनाने के लिए, उसके सिंथेसिस के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे हैं। ठीक है, इससे जो प्रीवियस आपका जो यहाँ पे स्लाइड है उसमें कि कोई डिफेक्टिव जीन है उसको करेक्ट करने के लिए, तो ये सारे क्या होती हैं, इसके यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब बायोटेक्नोलॉजी में हम यहाँ पर जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी आपने कहा, ये भी दो शब्दों से बना है। इसका मतलब है क्या पढ़ेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो, री का मतलब होता है फिर से, अगेन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अच्छा, डीएनए जो बना हुआ है, आपने एक चैप्टर पढ़ा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आपने कहा कि जब हम डीएनए को कुछ ऐसे देखते हैं तो डीएनए में कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो स्टैंड हमने देखे थे, ये एक्चुअली में ऐसे बने होते हैं, ऐसे, जो आपने इमेज में भी देखा है, जो आपने फ्रंट में भी देखा है, ये ऐसे होता है। इसी को हमने अगर सिंपल वे में समझा तो हमने इसको ऐसे बना दिया है। अब ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ये आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो हमने इनको कैसे दिखाया है, हमने कहा ये नाइट्रोजनस बेस है ऐसे, ठीक है, जैसे कि ये एडेनिन है, ये ग्वाइनिन है, ये साइटोसिन है, ये थाइमिन है, ठीक है, ये हमने चारों, अच्छा, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये चारों हमने नाइट्रोजनस बेस लगा दिए हैं। अब हमने कहा ए से जो जुड़ता है वो जुड़ता है थाइमिन, जी से जो जुड़ता है वो साइटोसिन है, साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन जुड़ेगा, यही तो हमने समझा था। ठीक है, प्यूरिन से पिरिमिडिन जुड़ता है। अब ये दोनों जो है वो हमारे प्यूरिन आते हैं, और ये दोनों जो है ये हमारे पिरिमिडिन आते हैं। प्यूरिन से जो जुड़ते हैं वो क्या जुड़ते हैं, पिरिमिडिन जुड़ते हैं, और पिरिमिडिन से जो जुड़ते हैं वो क्या जुड़ते हैं, प्यूरिन जुड़ते हैं। तो ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली में ये जो हमने बना रखे ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडेनिन है, तो एडेनिन जुड़ा है किससे, थाइमिन से। यहाँ पर हमने कहा ग्वानिन है, तो ग्वानिन जुड़ा है साइटोसिन से। यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पे थाइमिन है तो ये एडेनिन से जुड़ा हुआ है। और बीच में जो ये जुड़े होते हैं, बीच में इनके बॉन्ड बनते हैं, तो ये जो बीच में बॉन्ड बने हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। आप ये बताओ, डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा, ये तो मैंने ऐसे सिंगल लगा रखे हैं, वैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड में। अब ये बताओ कि कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, ये आपको देखनी है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे कि ये सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस होते हैं। तो हमें क्या बताया जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने क्या बताया है, यहाँ पर हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट क्या है, उसके लिए हमने री को अभी हटा दिया है, री को हमने अलग कर दिया, हम कॉम्बिनेशन की बात करते थे। एक्चुअली में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बने होते, जैसे अभी आपने बोला, आपने कहा यहाँ पे ए टी टी सी सी जी ए ऐसे है। अब ये कोई भी रैंडम यहाँ पे सीक्वेंस है, ठीक है, हमने कोई भी रैंडम सीक्वेंस ले लिया है। तो हमें ये पता है कि एडेनिन से हमेशा थाइमिन जुड़ेगा, थाइमिन से एडेनिन, थाइमिन से एडेनिन, साइटोसिन से ग्वानिन, साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, एडेनिन से थाइमिन, एडेनिन से थाइमिन, ये हमें पता है। ठीक है, ये सीक्वेंस हमें पता है कि हमेशा
प्यूरिन से पिरिमिडिन और पिरिमिडिन से प्यूरिन ही कनेक्ट होगा। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। अब ये जो सीक्वेंस है इसमें एक नया पार्ट ऑफ सीक्वेंस आ जाए तो नया सीक्वेंस कैसे आएगा, ये तो पूरा आपका क्या है, ये डीएनए का सेगमेंट है। अब ये जो पूरा जो डीएनए होगा, इस डीएनए में कोई नया डीएनए आ जाए, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए आ जाए तो उसमें कॉम्बिनेशन भी आएंगे फिर नए, ठीक है, नए इन द सेंस कि ये कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ पर कोई एक नया क्या आ गया है, कोई नया डीएनए आ गया है, नए डीएनए का पार्ट आ गया है, या कोई नया जीन आ गया है। नए जीन का मतलब है कि अब जब उसमें नया जीन आ जाएगा तो ये जो डीएनए है इसका फिर से कॉम्बिनेशन बनेगा। तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये तो है ही अपना कॉम्बिनेशन, लेकिन जब इसमें नया जीन आएगा तो इसमें एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट फॉरेन जीन। जो जीन हमने वहां पर इंट्रोड्यूस किया है उसकी वजह से एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो डीएनए हमारा है, ये तो जो पर्पल कलर का या जो आपको ब्लू दिख रहा होगा, ये तो इसका इस जीव का अपना डीएनए है। अब रेड कलर का जो जीन आया है वो एक नया जीन है, तो इसीलिए यहाँ पे नया कॉम्बिनेशन बना है, तो हमने इसे क्या बोला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला है। और जब हम ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, कौन सी प्रोसेस, इस जीव से हमने जीन निकाला और इस जीन को दूसरे जीव के डीएनए में जो डाला, उसे हम कैसे कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। ऐसा नहीं होगी कि ऐसा, देखो ये तो हम समझ चुके हैं, हम इतनी बड़ी क्लासेस में अब आ चुके हैं, हमने चैप्टर भी पढ़ लिए हैं। अब हमें ये पता है कि हमारी जो सेल है वो कितनी माइन्यूट होगी, कितनी छोटी होगी, माइक्रोस्कोपिक होती है। उसमें से, उसके न्यूक्लियस से, अब देखो सेल है पूरी, उसमें से फिर उसका क्या होगा, सेंटर पोर्शन में अगर हम देखें एनिमल में तो उसका न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर फिर हमारा क्या है, डीएनए है। तो कितना फाइन होगा यहाँ पे, तो पूरी माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस है। अब ये पूरी माइक्रोस्कोपिक जो प्रोसेस होती है वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हम बात कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के में, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे हम स्टेप्स को पढ़ते हैं। मैं स्टेप्स लिख रही हूँ और पहले आप वो रिवाइज करोगे। देखो पहला स्टेप जो है वो आइसोलेशन है। आइसोलेशन में भी सब स्टेप आपके आ सकते हैं, पर आइसोलेशन आपने पढ़ी, आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप आपका क्या है, आइसोलेशन है। देन सेकेंड स्टेप आपका है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। थर्ड स्टेप में आप पढ़ते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले इनिशियल ये तीन स्टेप पढ़ो। देखो पहले आइसोलेशन होती है, देन फ्रेगमेंटेशन होती है, देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम पढ़ते हैं। आफ्टर दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अब हम वेक्टर वाला जो है, फिर उसके बाद हम वेक्टर पढ़ते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। देन हम मॉलिक्यूलर सीजर पढ़ते हैं, या जिसको हम जेनेटिक सीजर भी कहते हैं, ठीक है, या जिसको हम रेस्ट्रिक्शन जिनको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहते हैं। उसके बाद हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे, जो वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे तो वेक्टर के टाइप्स आप बात करेंगे, वेक्टर के स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जब हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो इनमें भी हम देखेंगे कि इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है वो कैसे होता है। फिर हम इंसर्शन पढ़ते हैं कि कैसे हम इंसर्ट करते हैं। फाइनली हम पढ़ते हैं ट्रांसफर, कि हम ट्रांसफर कैसे करेंगे। अब जब हम ट्रांसफर करते हैं वेक्टर, आप अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म देखेंगे कि अगर हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो कौन सा वेक्टर है, अगर हम प्लांट के बारे में बात करें तो कौन सा वेक्टर है, अगर हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन सा वेक्टर है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में टॉपिक बताए हैं। तो देखो पहले जो प्राइमरी है, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो बताओ कि क्या किया था। आइसोलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप यही तो होगा। देखो अगर हमें ये पता है, हम चैप्टर बहुत टाइम से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ये दो जीव हैं। अब हमने कहा इसका जो जीन हमें निकालना है और इसमें डालना है, तो पहले क्या होगा, आइसोलेशन होगा। आइसोलेशन में क्या होता है कि हमें जो जीन है वो प्राप्त करना है।
जीन के बजाय अभी हम डीएनए बोले तो ज्यादा सही होगा कि पहले हमें डीएनए प्राप्त करना है, आइसोलेट करना है डीएनए प्योर फॉर्म में, उसमें कोई भी प्रोटीन, कोई भी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन नहीं रहनी चाहिए। हमें डीएनए क्या करना है, प्योर फॉर्म में प्राप्त करना है, दैट इज नोन एज आइसोलेशन। अच्छा बताओ आइसोलेशन कैसे की थी हमने, चलो रिवाइज करो एक बार। चलिए तो देखो, आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या चीजें समझी थी, मैं सारे टॉपिक इरेज कर रही हूँ, आइसोलेशन को समझो। आइसोलेशन में हमने कहा कि हमें क्या करना है, डीएनए रिमूव करना है। तो पहले हम बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और इसका न्यूक्लियस भी बना देते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊं तो समझ जाएंगे कि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। क्लियर है, चलो। तो ये हमने किसकी बात की है, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन की है। अब मैं अंदर जो न्यूक्लियस है उसे सिंपली बना रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो है हमारी एनिमल। अब आते हैं प्लांट सेल पे। तो प्लांट सेल हम जानते हैं कि ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन होगी, देन ये न्यूक्लियस होगा और इसका न्यूक्लियस ये है। और बैक्टीरियल सेल के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी बैक्टीरियल सेल आती है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल, वैसे तो आपने कहा जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है या सेल एनवलप कहीं तो वो 3 लेयर से बना होता है, हमें बात करनी है सिर्फ सेल वॉल के बारे में। तो ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर की लेयर, बाहर की लेयर है सेल वॉल, और ये इसका क्या होगा, यहाँ पे डीएनए, या हाँ डीएनए होगा क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा। हम हर सेल को बढ़ेंगे कि हर सेल में हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे की। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक करके कवरिंग हटानी है, यही बोला था। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होगी क्या, एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, तो वो आपको रिमूव करनी है, ठीक है। देन इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग पहले क्या होगी, सेल वॉल होगी। जब सेल वॉल को रिमूव करेंगे तब आप सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे। सेम बैक्टीरियल सेल में है कि पहले आप सेल वॉल को रिमूव करेंगे, देन आप सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करेंगे, ठीक है। यही तो करना था। हाँ, अच्छा ये पता है कि सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था हमने जब हम सेल को पढ़ रहे थे, क्लास 11th की बात है, और हमने सेल को पढ़ा था तो हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर बोला था, फॉस्फेट और लिपिड की 2 लेयर है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमने बनाया था ऐसे, ठीक है। ये गोले गोले जो हम बना रहे हैं ये फॉस्फेट है, ये टेल वाला जो है वो क्या है, यहाँ पे लिपिड है, ऐसे। बाकी इसके अलावा हमने बोला था कि बीच बीच में यहाँ पे क्या पाई जाएंगी, प्रोटीन पाई जाएंगी, ऐसे ये प्रोटीन है, सरफेस प्रोटीन भी ऐसे पाए जाएंगे। इसके अलावा जो हमने बोला था, हमने कहा था कि यहाँ पे क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें हैं। बाकी और भी चीजें हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, बस आपको इतना याद होना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है। ध्यान रखें सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, सेल वॉल जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग चीजों की बनी होती है, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, बाकी अदर जो सेल्स है उनमें सेल वॉल पाई जा रही है। तो स्टेप्स फॉर डीएनए आइसोलेशन, सबसे पहले किसकी बात आ गई है, डीएनए आइसोलेशन की बात आ गई है, जिसमें हम कुछ स्टेप्स देखते थे जैसे कि सेल लाइसिस। अब हम क्या करेंगे, आफ्टरमोस्ट कवरिंग को हटाने के लिए कुछ एंजाइम्स को यूज करेंगे। आपने कहा यूज एंजाइम्स फॉर ब्रेक डाउन द सेल वॉल, सेल वॉल को तोड़ेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। हमें करना है कि सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, उसको रिमूव करना है, लेकिन उसके बाहर बहुत सारी कवरिंग है और बहुत सारी चीजें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, एंजाइम्स है, आरएनए है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सारी चीजें हमें हटानी पड़ेगी, तब जाकर के हमें डीएनए प्योर फॉर्म में, हमने बोला था, तब मिलेगा। तो हमने सबसे पहले क्या तोड़ना है, आउटर मोस्ट कवरिंग तोड़नी है, तो सेल वॉल की बात करते हैं। एनिमल सेल में हमें ये स्टेप फॉलो नहीं करना है क्योंकि सेल वॉल नहीं होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लाइसोजाइम यूज करते हैं। आपको ध्यान होगा जब इम्यूनिटी वाला पोर्शन हम पढ़ते हैं तो हम लाइसोजाइम को हम देखते हैं
लाइसोसोम आपके टीयर्स में पाया जाता है, आपके सलाइवा में पाया जाता है, इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, जो बॉडी में जो फ्लूइड होते हैं। तो हमने कहा था ये क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्शन करते हैं। लाइसोसोम एक्चुअली में करता क्या है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है। जब बैक्टीरिया के सेल वॉल टूट जाती है तो उसे किल करना आसान हो जाता है। तो लाइसोसोम का यही फंक्शन है, चाहे आपके मुंह में, आपके सलाइवा में हम बोले, आपके टीयर्स में हम बोले। हमने क्या बोला था कि हमारे सलाइवा में एक तो क्या है, सलाइवरी अमाइलेज है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, पार्शियल डाइजेशन। लाइसोजाइम है जो हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें बचाएगा। टीयर्स में भी हमने बोला था लाइसोजाइम पाया जा रहा है। तो हम यहाँ पे बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ने के लिए लाइसोजाइम को यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखनी है इसमें, आइसोलेशन में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है और किस सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की यहाँ पे लेयर हमने पढ़ी थी, ठीक है, किसकी, यहाँ पे बैक्टीरिया की। तो आपने कहा लाइसोजाइम फॉर बैक्टीरिया सेलुलेज। अच्छा ठीक है, इन्होंने एक ही लाइन में यहाँ पे कंप्लीट किया। आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे प्रॉपर डायग्रामेटिक वे में समझा था कैसे हम सेल वॉल को तोड़ेंगे, देन हम क्या क्या यूज करते हैं। रिवीजन है आपका, तो आप थोड़ा सा चीजों को जल्दी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये तो आपकी बैक्टीरिया की बात है कि लाइसोजाइम की हम यूज करेंगे बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ने के लिए। प्लांट की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, सेलुलेज को यूज करेंगे, क्योंकि प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलेज से बनी होती है। सेलुलेज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर होता है। एंड काइटिनेज फॉर फंगस, जो फंगस है काइटिन की बनी होती है उसकी सेल वॉल। और काइटिन को तोड़ने के लिए काइटिनेज, देखो नेज जो शब्द है, जैसे आरएनएज, जैसे डीएनएज, जैसे प्रोटीएज, जैसे लाइपेज, लास्ट में अगर एज लग रहा है इट मीन्स कि ये क्या, ये वैसे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं यहाँ पे। तो काइटिनेज तोड़ेगा काइटिन को, सेलुलेज तोड़ेगा सेलुलोज को, ठीक है। हो गया है। एनिमल में हम कोई सेल वॉल को तोड़ने के लिए कोई भी एंजाइम यूज नहीं करें क्योंकि सेल वॉल होती ही नहीं है। दिस रिलीज द डीएनए एंड अदर सेलुलर कंपोनेंट्स इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, आफ्टर कवरिंग हट गई है, रिमूव हो गई है। फिर हम और क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो ध्यान रखना। रिमूवल ऑफ कॉन्टामिनेंट्स, इसके बाद क्या क्या चीजें होती हैं आपने कहा, देखो एडिंग प्रोटीएज टू डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने के लिए हम प्रोटीएज को यूज करते हैं। हमने आरएनए को तोड़ने के लिए राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है उसको तोड़ने के लिए हम आरएनए को यूज करते हैं, जिसको राइबो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। कंफ्यूज मत करना, आरएनए को अगर राइबो न्यूक्लियस लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। एस का मतलब है राइबो न्यूक्लिक को तोड़ेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है तो राइबो न्यूक्लियस मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। आरएनए को तोड़ने के लिए हम आरएनए का यूज करेंगे। लिपिड को तोड़ने के लिए, ठीक है, लिपिड को तोड़ने के लिए हम लाइपेज का यूज करेंगे, ठीक है। दिस लीव द डीएनए एज द प्राइमरी मॉलिक्यूलर रिमेनिंग। तो देखो ये सारी चीजें अब हम बोलेंगे, देखो लिपिड टूट रहा है, ठीक है, फॉस्फेट टूटेगा वहां पे, सेल मेम्ब्रेन भी टूटेगी वहां पे, प्रोटीन वहां पे टूटेगा, आरएनए वहां पर टूटेगा, मतलब कि वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें टूट गई हैं और बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन आ गया है जिसमें डीएनए तो ठीक है, पूरा है, सेफ है। अब ये सारी चीजें जो टूटी है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजों का आप कह सकते हैं कि छोटी छोटी पार्टिकल्स जो है, अब वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्लियर नहीं है, हमें डीएनए प्योर फॉर्म में लेना है। तो हमें ये सारा जो कचरा है, कचरा ही कह सकते हैं इसको, उसको रिमूव करके डीएनए को हमें आइसोलेट करना है, डीएनए को हमें निकालना है। उसके लिए हम प्रेसिपिटेशन करते हैं, जिसमें हम चिल्ड एथेनॉल का यूज कर रहे थे। हमने चिल्ड एथेनॉल डाली, आपके पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अपीयर होता है डीएनए का, और आप उसे डीएनए उससे ले सकते हैं। तो आइसोलेशन कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी है, ठीक है। तो चलो, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, घर से आगे का पोर्शन आप लोग पढ़ के लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने का आपका धन्यवाद।